चलो बेटा इधर ध्यान दो सब लोग। तो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने क्या देखा? इस चैप्टर में क्या देखा? तो इस चैप्टर में अब तक हमने लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया था जिसमें हम लोग ने ये देखा था व्हाट इज़ इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट पे आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और अगर डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद हो गया, अब इधर ध्यान दो, डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज रीगेन कर सकता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना। और ऐसे मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। फिर हमने देखा था प्लास्टिसिटी। जब किसी बॉडी पे आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी उस डीफॉर्मिंग फोर्स को ज़रा भी अपोज नहीं करेगी और जिस शेप में, जिस साइज में आप उसको ढाल दोगे वो उसी शेप और साइज में मेंटेन्ड रहेगी। उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी और ऐसे मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। फिर आए थे हम लोग अगले पार्ट पे, क्या था वो अगला टाइटल? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में हम लोग ने ये समझने की कोशिश किए थे कि ऐसा जो फिनोमिना होता है उसके पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग ने कहा कि देखो भाई, किसी भी मैटर को यानी सॉलिड को जब आप उठाकर देखोगे तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अरेंज्ड होते हैं अपने नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल्स से, है ना। उनके बीच में एग्जिस्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको बैलेंस कंडीशन में यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं। जब आप उसको प्रेस करते हैं या खींचते हैं, किसी भी तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस डिस्टर्ब होता है। तो उनके बीच का एग्जिस्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? वापस उनको पुरानी जगह पे लाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से वो एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। फिर आया था हमारा अगला टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस जब हम लोग ने पढ़ा था, स्ट्रेस क्या था? जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो उसमें मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप अंदर का रीस्टोरिंग फोर्स तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा? डीफॉर्मिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के जगह फॉर्मूले में डीफॉर्मिंग फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स का यूज करते हैं अपॉन एरिया, जितने एरिया पे वो फोर्स लगाया गया है। एसआई यूनिट क्या था इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या था? m1l-1 t-2। ये पूरे एसआई यूनिट और डायमेंशन बिल्कुल इसके प्रेशर के ही तरह होते हैं, मगर हर स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, क्योंकि प्रेशर में फोर्स नॉर्मल चाहिए होते हैं सरफेस को, और हर स्ट्रेस में फोर्स नॉर्मल नहीं होते। किसी में वो लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, किसी में वो टेंजेंशियल होते हैं और कभी कभार परपेंडिकुलर भी होते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तब आप उसको प्रेशर कह सकते हैं। फिर हम लोग गए थे स्ट्रेस के टाइप्स पर। हमने स्ट्रेस के 3 टाइप्स देखे थे। पहला था लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा क्या था? वॉल्यूम और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीसरा क्या था? शियरिंग स्ट्रेस। आई बात समझ में आपको? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया जिसके वजह से बॉडी की क्या चेंज हुई? लेंथ, और उस वक्त उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ दैट वाज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। उसका हम लोग ने फॉर्मूला देखे थे, F/A mg/πr² करके आया था। फिर आया था वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या आता है? जब भी आप किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से उस बॉडी का वॉल्यूम कम होता है। अब वॉल्यूम कम करने के लिए जो सारे के सारे फोर्सेस होते हैं वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगाना ज़रूरी होता है सरफेस को, है ना। तो उसके वजह से हम लोग देखते हैं कि अब बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो अब स्ट्रेस जो डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? वॉल्यूम स्ट्रेस। और उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? इंक्रीजिंग प्रेशर से। बोले इंक्रीजिंग प्रेशर क्यों? क्योंकि हर बॉडी पे ऑलरेडी एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप बाहर से प्रेशर लगाते हैं तो आपको प्रेशर लगाने से साइज़ कम हो जाता, तो मतलब आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो इसी वजह से जो साइज़ क्या हुआ? कम हुआ। फिर शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? जब भी किसी बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स, याद रखें क्या, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं
सरफेस पर ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसके वजह से उस बॉडी का शेप चेंज हो जाता है और उस दौरान उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं शीयरिंग स्ट्रेस। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगले पार्ट के तरफ, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। क्या आएगा टाइटल नंबर 9.3.2। तो 9.3.2 हम देखने वाले हैं स्ट्रेन। गॉट दैट? 9.3.2 स्ट्रेन हमको देखना है। व्हाट इज स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension is called as strain. The ratio of change in dimension to the original dimension, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन। अब आपको मालूम है जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करोगे डायमेंशन में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। जब उसी का आप रेशियो लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना ही उसका कोई यूनिट है, ना ही उसका कोई डायमेंशन है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वो एक यूनिटलेस और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइप्स, कितने टाइप्स है इसके? बिल्कुल पहले की तरह 3 हैं। पहला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जिसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कहा जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। तीसरा शीयरिंग स्ट्रेन। ये आपके 3 टाइप्स है। चलिए, सबसे पहला लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसे हम लोग देखेंगे क्या होगा। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे और उस बॉडी की लंबाई बदल जाती है, उस बॉडी की क्या बदल जाती है? लंबाई। तो अब मैं बोलूँगा भाई कितने का बदलाव है। अब देखो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? बनावट। तो अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या डायमेंशन बदल गया? लेंथ बदल गया। तो मैं बोलूँगा भाई कितना बदला और ओरिजिनल कितना था। जब उससे मैं कंपैरिजन करता हूँ उसका, तो मैं कहता हूँ कि मैंने कैलकुलेट किया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो उसको डिफाइन ऐसा लिखेंगे हम लोग, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स produces change in length of the body। जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ to the original length is called as strain। यानी कि ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक वायर नीचे के तरफ लटका हुआ है,
इस वायर की लंबाई, ओ भाई सीधा, हाँ, इस वायर की लंबाई कैपिटल एल है, इस वायर की लंबाई कैपिटल एल है, मगर वज़न लटकाने की वजह से ये वायर थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, वज़न लटकाने की वजह से mg, ये वायर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? डेल्टा एल डिस्टेंस से बढ़ गया। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसा लिखेंगे? वो लिखेंगे आप डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को ऐसा लिखा जाता है। इधर का पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, इसे आप कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब जाहिर बात है वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, इधर ध्यान दो। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? करना, चलो नवीन कर दे फरजान, चलो इधर का। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? अगर आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल। तो मैं यहां लिखूंगा व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस change in volume of a body, the ratio of change in the ratio of change in volume to the original volume is called as volume strain। इसे क्या कहा जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब बात ऐसी है कि हमारे पास एक रैंडम शेप की बॉडी थी, चारों तरफ से आपने लगाया उसको फोर्स, तो इसके वजह से उसका साइज हो गया कम। पहले वॉल्यूम कितना था? v, अब कितना है? v माइनस डेल्टा वी। तो कितने का बदलाव आया? डेल्टा वी का, है ना। वॉल्यूम कितने का बदलाव आया? डेल्टा वी का। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को आप कैसा लिखेंगे? Therefore volume strain is equals to minus delta V upon V, माइनस डेल्टा V अपॉन V। वॉल्यूम स्ट्रेन को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब भाई माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो बदलाव ऐसा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा की जगह आप डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्जर चेंज है तो ये, स्मॉलर चेंज है तो ये। यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीज्ड due to increase in pressure। प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम इसका कम हुआ है। अच्छा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया क्या? लिखिए जल्दी।
अमजद पीछे तुम्हारे पानी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन। तीसरा शियरिंग स्ट्रेन। ओके, अब शेयरिंग स्ट्रेन का क्या होगा? चेंज इन शेप अपॉन द ओरिजिनल शेप। हाँ, शेप तो कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, फिर अब कैसा करेंगे? देखो लिख लो आप, जब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर। व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज in shape of the body, then lateral displacement of any layer to its distance from fixed layer is called as shearing strain। इसको हम लोग कहते हैं shearing strain। मतलब ऐसा हुआ कि पहले बॉडी का शेप ऐसा कुछ हुआ करता था, है ना, आपने लगाया टेंजेंशियल फोर्स जिसके वजह से इसका शेप चेंज हो गया। अब ये देखो, ओ भाई ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेप चेंज हो गया, ये शेप ऐसा हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। तो हमने देखा कि ये ऊपर वाली लेयर आगे सरक गई, हर एक लेयर आगे सरकी, मगर ऊपर वाली लेयर से कुछ ज़्यादा ही सरकी, मगर नीचे वाली लेयर कैसी है? एकदम फिक्स्ड है। तो आप कोई भी एक लेयर पकड़ो, कोई भी एक लेयर, जैसे मैं ऊपर वाली लेयर पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऊपर लेयर वाली लेयर यहाँ हुआ करती थी पहले, इस जगह यहाँ से यहाँ तक की, वो सरक के आगे चलेगी। तो इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बोले मान लो इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट x करके हुआ। अच्छा, फिक्स्ड लेयर कौन सी है? तो बोले ये नीचे वाली लेयर कैसी है? फिक्स्ड है। तो बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे यार ये तो h आएगा, है ना। अब आपको मालूम है ये x जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा शेप उतना ज़्यादा अलग होगा पहले से, x जितना ज़्यादा छोटा रहेगा पहले के मुकाबले पहले के कंपैरिजन में उतना करीब रहेगा वो। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेन को आपने ऐसा लिखा, shearing strain equals to x upon h lateral displacement of any layer। कोई भी लेयर पकड़ो, अगर मैंने बीच वाली लेयर पकड़ा होता, मान लो कि मैंने ये इसमें बीच वाली कोई लेयर पकड़ा होता, अब मैं यहाँ से यहाँ देखता कि भाई तेरा कितना lateral displacement हुआ, तो मैं इस लेयर का डिस्टेंस देखता फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। ये लेयर फिक्स्ड है ना, ये सर की नहीं थी अपनी जगह से, तो x अपॉन h। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला भी लगता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा वही होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे x अपॉन h। तो आप x अपॉन h की जगह क्या लिखते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर थीटा बहुत छोटा है
इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो आप थीटा भी लिख सकते हैं, है कि अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा रहा तो। इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का। चलिए 9.4 हुक्स लॉ। ठीक है, क्या कहता है हुक्स लॉ, क्या है इसका स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं। इसका स्टेटमेंट ये कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain for any elastic material। किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन को, है ना। तो अब ऐसा है, दैट इज मैं लिखूंगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर डाला इसका, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, तो इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, लीनियर, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। अब ऐसा है, फिर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देना चाहूँगा, वेयर E इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, कि क्या मटेरियल उस पर डिपेंड करता है, ऑन द मटेरियल कॉल्ड एज, जिसको नाम दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलाई, या फिर उसे इलास्टिक मॉड्यूलाई भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर उसको नाम दिया गया है इलास्टिक मॉड्यूलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक मॉड्यूलाई। विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट ये होती है जैसे कि अगर मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूँ वापस, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ रीगेन कर लेता है ना। मगर मैं बहुत ज़्यादा खींचता हूँ तो आपको मालूम है उसका जो शेप और साइज़ ओरिजिनल था वो वापस से रीगेन नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट होती है कि यहाँ से इससे ज़्यादा वो स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। स्ट्रेन मतलब होता है क्या, बदलाव, लेंथ में बदलाव, वॉल्यूम में बदलाव, साइज़ में बदलाव, उसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो आप जब स्ट्रेन लगाते हैं तो अंदर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है।
तो एक लिमिट तक के वो स्ट्रेस सह सकता है सही तरह से, क्योंकि जब आप ये लिमिट मान लो कि मैं यहां तक के, ये देखो ये जो मैं ब्लैक से बनाऊंगा वो आपको बनाना नहीं है। होता क्या है कि जैसे ये मैं लिमिट क्रॉस करता हूं तो कर्व ये ऐसा टेढ़ा हो जाता है ना, ये कर्व कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अभी अगले इसमें पढ़ने वाले तो, और जब तुम उसको छोड़ देते हो तो वापस, जब आप उसको वापस ऐसा छोड़ते हो, स्ट्रेस को आप जीरो करते हो, तो आप क्या देखते हो कि भैया ये ग्राफ कुछ ऐसा वापस आ रहा है। बोले मतलब क्या? ये देखो यहां पर ये ब्लू वाली लाइन को फॉलो करो। जब स्ट्रेस जीरो हुआ तो स्ट्रेन भी जीरो हुआ, स्ट्रेस जीरो हुआ तब स्ट्रेन भी जीरो हुआ। मगर जैसे ही हम इसके आगे बढ़े क्या हुआ देखो, जब आपने उसको वापस कम कर दिए और उसको मीन पोजीशन पे लाके छोड़ दिए, अब उस रबर में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। मीन पोजीशन पे आराम से सुकून से रबर रखा हुआ है, स्ट्रेस तो जीरो हो गया मगर स्ट्रेन जीरो हो गया क्या? स्ट्रेन जीरो हुआ क्या? देखो ये स्ट्रेन जीरो, ये वैल्यू जीरो है क्या? हाँ तस्मीर ये बताओ, स्ट्रेन जीरो हुआ क्या? नहीं, इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि भैया जब आपने इस लिमिट को क्रॉस किए तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। इस पॉइंट को कहते हैं आप मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, या कहते हैं स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट भी कहा जाता है इसको। क्योंकि अगर आप यहां तक के स्ट्रेस बढ़ाते हैं, है ना, तो और वहां तक लाकर अगर आप वापस छोड़ देंगे तो ये वापस स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, यानी वो चीज अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ सकती है। मगर आपने और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेन मतलब लेंथ को चेंज किया, और ज्यादा लेंथ को चेंज किया, तो अब वो स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट उसका क्रॉस हो जाएगा। स्ट्रेस का जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगा, और अगर स्ट्रेस का लिमिट क्रॉस हो गया तो वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा खो देता है ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी की क्या खास बात है? वापस पूरी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता। मगर मैंने क्या किया, जैसी लिमिट आपने क्रॉस की तो उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी खो दिया, और जब उसको वापस आप उसको छोड़ देंगे, आराम से सुकून से आन देंगे वापस, आप सोच रहे होंगे वो रबर बैंड पहले 10 सेंटीमीटर का हुआ करता था, वो अभी भी 10 सेंटीमीटर का होगा छोड़ देने के बाद। मगर मैंने देखा अरे यार उसकी लंबाई तो 11 सेंटीमीटर आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, उसकी ओरिजिनल लेंथ पहले कितनी हुआ करती थी, अब कितनी आ रही? 1 सेंटीमीटर का क्या रह गया? 1 सेंटीमीटर का मतलब उसमें चेंज इन लेंथ रह गया, 1 सेंटीमीटर का चेंज इन लेंथ रह गया ना उसमें। तो स्ट्रेन जीरो हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ यहाँ पे। तो मतलब यह है कि उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो दिया। तो आप जब तक यहाँ तक खेल रहे हैं, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस तक खेल रहे हैं, यानी इलास्टिक लिमिट तक अगर आप खेल रहे हैं उसको, तब तक कोई टेंशन नहीं। तब तक उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सही तरह से क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। वो 10 सेंटीमीटर था, तुमने 12 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिए, वापस 10 हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिए, वापस 10 हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिए, वापस 10 हो जाएगा। मगर भैया तुमने ज़्यादा ही खींच डाले, 17 सेंटीमीटर खींच डाले और छोड़े, तो अब आपने देखा कि अरे वो 10 नहीं बता रहा, वो तो 10.5 बता रहा, 11 सेंटीमीटर बता रहा है ना, तो उसमें स्ट्रेन रह गया। आई गया समझ में तस्मिया? तो उसमें वही बोला है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन को। मतलब जैसा जैसा तुम स्ट्रेन बढ़ाओगे वैसा वैसा स्ट्रेस भी बढ़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी चीज़ को खींचे तो वायर के अंदर क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। तो जैसे जैसे तुम स्ट्रेन बढ़ाओगे वैसा वैसा स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेन को 2 गुना करोगे तो स्ट्रेस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। स्ट्रेन को 4 गुना करोगे तो स्ट्रेस भी 4 गुना बढ़ जाएगा। मगर सिर्फ कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट के अंदर। उसके आगे क्या होगा देखेंगे, है ना। ब्लैक वाला पोर्शन मत बनाना, वो आगे के लिए आएगा। चलिए, अब अगला आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 9.5। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अब, आप क्या देख रहे हैं कि आप स्ट्रेन को बढ़ाते जाएंगे और नोट करेंगे कि स्ट्रेस कहाँ तक के बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये पॉइंट ए है, गौर से देखें, जब तक आप स्ट्रेन को बढ़ाते जाएंगे और स्ट्रेस भी बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं लिखूंगा व्हेन द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड, जब आप स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस इज ऑल्सो इंक्रीजेस या इंक्रीजिंग, स्ट्रेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग proportionally, स्ट्रेस भी लगातार वैसा ही बढ़ता चला जा रहा है। ओके, बट दिस फिनोमिना occur until you reach point कैपिटल A, until you reach point कैपिटल। तो ये फिनोमिना जो है सिर्फ कहाँ तक चलेगा, पॉइंट कैपिटल A तक, जिसे कहा जाता है यील्ड पॉइंट। याद रखें, कैपिटल A को नाम क्या दिया गया है, यील्ड पॉइंट। कैपिटल A को नाम दिया गया है यील्ड पॉइंट। एंड करस्पॉन्डिंग stress is called as yield strength, और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को कहा गया है यील्ड स्ट्रेंथ। यहां तक का जो स्ट्रेस है उसे नाम दिया गया यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको सिग्मा सफिक्स y से इंडिकेट किया जाता है। यील्ड स्ट्रेंथ को सिग्मा सफिक्स y, यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा सफिक्स y। ओके, अब इसमें क्या है, जैसा हमने देखा यहां तक तो ग्राफ सीधा सीधा है। अगर आप यहां से स्ट्रेन को वापस से कम करेंगे तो स्ट्रेस भी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा, और अगर स्ट्रेन ज़ीरो हो गया तो स्ट्रेस भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। यहां तक कि ये रहेगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे टिल दिस स्टेज, if the strain is decreased, the stress also decreases, the stress also decreases, and a stage is reached, और एक स्टेज आता है when stress and strain both are zero, both are zero, उसके बाद both और zero। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि वापस लाने पे वो जीरो भी हो सकता है। ये हो गया ना इधर का हुक्स लॉ, वेयर कैपिटल इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब होगा क्या बेटा,
आप स्ट्रेन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। यहाँ पर स्ट्रेन सिर्फ यहीं तक के था, देखो यहाँ तक स्ट्रेन इतना था, ये था वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, है ना। ये बनाना नहीं है, ये डॉटेड लाइन नहीं बनाना है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये था यहाँ तक का स्ट्रेन। अब मैं वायर को थोड़ा और खींचूंगा तो उसमें और थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, और मैं क्या देखता हूँ कि ये कर्व थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो गया। ये क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लैट हो गया। और अब अगर मैंने ये थोड़ा सा इसके फ्लैट होने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेन को वापस से कम करके देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस ज़ीरो कब होता है, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस ज़ीरो कब होता है। आप समझ रहे क्या, मैंने बढ़ाया स्ट्रेन को और थोड़ा सा, और मैंने क्या देखा कि ये कर्व अब सीधा सीधा आगे बढ़ रहा, क्या हाँ, अब सीधा सीधा आगे नहीं बढ़ रहा। अब यहाँ से यील्ड पॉइंट में पूरा का पूरा वैल्यू ऐसा फ्लैट रहता है एकदम, है ना, हर एक पॉइंट जैसा कहेंगे यील्ड पॉइंट के वैल्यू के बराबर होता है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जैसा 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 आप वापस लाते हैं, अब ग्राफ ऐसा आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा ग्राफ, अब ग्राफ ऐसा आएगा। मतलब क्या करेंगे आप, यहाँ देखेंगे भाई तेरा स्ट्रेन क्या है, इस स्ट्रेन पे स्ट्रेस कितना है, तो इतना है। अच्छा, इस स्ट्रेन पे स्ट्रेस कितना है, इतना है। इस स्ट्रेन पे स्ट्रेस कितना है, इतना है। कम करो कम करो कम करो कम करो। एक स्टेज आएगा जब स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा, एक स्टेज आएगा जब स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा। मगर मैं देख रहा हूँ अरे भैया स्ट्रेन तो ज़ीरो नहीं हुआ, स्ट्रेन तो ज़ीरो नहीं हुआ, उसमें इतना स्ट्रेन बाकी रह गया, है ना। तो ये जो स्ट्रेन बाकी रह गया इसको कहते हैं परमानेंट सेट। इसको क्या कहते हैं, परमानेंट सेट। तो चलो भाई अब इसको कैसा लिखेंगे, क्या हो गया फरजान, ऑल ओके, गर्मी लग रही, सर को बोलो एसी लगाने में। कब बोले थे, पिछले साल? फिर से याद दिलाओ सर। चलो भाई, तो बोलूंगा बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ओ बेटा हो गया ना, इधर ध्यान दो, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, है ना, स्ट्रेस डज नॉट increases linearly with strain। इलास्टिक लिमिट के आगे स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के साथ लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। इफ आफ्टर दैट स्ट्रेन इज डिक्रीज्ड, stress also decreases up to 0, but a strain remains in the object though the stress has reached to 0। तो एक ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन बाकी रह जाएगा, हालांकि स्ट्रेस तो 0 पे आ चुका है। दिस इज कॉल्ड एज या दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, ये ज़्यादा सही रहेगा, दिस स्ट्रेन is called as permanent set। This strain is called as permanent set।
पॉइंट बी को बोलना चाहिए अपन ने, पॉइंट ए को बोले ना अपन ने, ये तो इलास्टिक लिमिट आएगा। ये पॉइंट ए दिया ना आपने इसको, ये पॉइंट बी, इसको करना इलास्टिक लिमिट काट के, और फिर उसके आगे यहां लिखना एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। थोड़ा पॉइंट यील्ड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता है, यील्ड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा। और फिर उसके बाद अब वो तो चलो ठीक है, सिग्मा वाई ये हो जाएगा आपका, और बाद में करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ऊपर होगा। ये इलास्टिक लिमिट कहलाता है, इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा एरर होगा, इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो देखो भैया आपने क्या किया, स्ट्रेन को बढ़ाए, इलास्टिक लिमिट तक बढ़ाते हैं और छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी पुरानी जगह पे आता है, मगर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ये आप देखते हैं कर्व हल्का सा फ्लैट हो जाता है। अब कर्व हल्का सा फ्लैट हो गया तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, स्ट्रेन तो बढ़ रहा है मगर स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा। अब अगर मैं बोलूँ अच्छा ठीक है, अगर मतलब यहाँ तक तो तुमने स्ट्रेन बढ़ा चुके थे ना, यहाँ तक के स्ट्रेन बढ़ा चुके थे, अब एक काम करो स्ट्रेन को थोड़ा और बढ़ाओ। तो स्ट्रेन को जब मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ ग्राफ कुछ थोड़ा सा इस तरह बन जाता है। स्ट्रेन को थोड़ा और बढ़ाने पे तो यहीं से डायरेक्ट ऊपर लेना है, ऐसा ग्राफ कुछ थोड़ा सा इस तरह बढ़ेगा, ऊपर जाके थोड़ा ये पॉइंट तक, और इस पॉइंट को नाम दे दो सी, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे अपन, सी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जब आप उस लिमिट तक जाते हैं तो अब यहां पर हमको यह देखने को मिलता है कि यहां वायर के अंदर नेक फॉर्मेशन आ जाता है। नेक फॉर्मेशन क्या होता है, यहां पे नेक फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपने देखा होगा रबर को आप ऐसा खींचते हैं तो उससे जो कमज़ोर हिस्से होते हैं उसमें एक ऐसा नेक के जैसा फॉर्मेशन आता है। मतलब कैसा, देखो ये रबर था ऐसा, उसको तुमने यूँ खींचे, अब तुमको मालूम है कि यहाँ से वो टूटने वाला है, तो ये हल्का सा ऐसा फॉर्मेशन आ जाता है यहाँ पे, है कि अब तुमको मालूम है कि ये क्या होगा, टूट जाएगा, और ज़्यादा मैं खींचूंगा तो वो टूट जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा है। तो जहाँ जहाँ कमज़ोर हिस्सा होता है वायर का, वहाँ वहाँ ऐसा नेक का फॉर्मेशन आ जाता है। तो हम लोग वही कहेंगे आगे। फिर ये आई थिंक पॉइंट नंबर 1 हो गया होगा आपका, लिख लो फटाफट। ये लिखे बाद एक चीज़ बताऊंगा तुमको, मैं लिखे बाद बताऊंगा। हुआ पॉइंट नंबर 1। फिर आगे देखो, इफ पॉइंट नंबर 4, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर, अगर आपने स्ट्रेस को और बढ़ाया,
further, the breaking stress is achieved. The breaking stress is achieved. अगर आप और ज़्यादा बढ़ाते हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, if the strain is increased further, if the strain is increased further, the breaking stress is achieved. तो मैंने क्या किया, स्ट्रेन को और आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस डेवलप हो गया. ब्रेकिंग स्ट्रेस जैसा मैंने आपको बताया कि वो अब टूटने की कागार पे है. ओके, एंड इफ the strain is increased even more further, the stress decreases. मतलब भैया अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने स्ट्रेन को और थोड़ा बढ़ाया तो मैं क्या देखता हूं कि अब स्ट्रेस आपका कम होने लगता है. स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस वो चीज़ है जो बॉडी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, है ना. तो यहाँ तक कि आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, वो बार बार कोशिश बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में गेन करने की कोशिश की जा रही है. क्या है भाई, क्या मसला है. तो जहाँ तक पॉइंट सी तक क्या देख रहे हैं आप बेटा, अगर मैं यहाँ तक स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ तो मैं लगातार क्या देख रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है वो वापस उसको लाने की कोशिश कर रहा है. मगर जैसे ही मैंने इस स्ट्रेस को क्रॉस कर दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस को भी क्रॉस कर दिया, तो मैंने क्या देखा कि अब यहाँ पर ये स्ट्रेस और बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये वायर टूट जाएगा और इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, है ना. थोड़ा सा और आपने स्ट्रेन बढ़ाया, हल्का सा और खींचा आपने, स्ट्रेस तो पहले से और क्या हो गया, कम हो गया, और क्या है, ये वायर टूट गया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट. एंड इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड इवन मोर फर्दर, इसको पॉइंट सी करके रिप्रेजेंट कर देना. एंड इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड इवन मोर फर्दर, द स्ट्रेस इज डिक्रीजेस एंड अ पॉइंट is reached called as breaking point, where the wire breaks, point कैपिटल डी करके दिया. अब हमारे पास ये हमारे को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पे, अब सुन, लिख लो पहले और सुन लो. पहले लिख लो फिर बताता हूँ, नहीं तो तुम लिखेंगे नहीं बाद में. लिख लो. हो गया. ब्रेक्स होगा, ब्रेक्स, वेयर द वायर ब्रेक्स. ब्रेव्स नजर आ रहा क्या वो, बस. तो अब भैया यहाँ क्या हुआ कि हमने देखा कि जब भी किसी वायर को आप उसका लेंथ चेंज कर रहे हैं, वज़न बढ़ा के,
तो अब उसमें क्या क्या सिचुएशन आएगी वो सोचो, है ना। आप एक एक स्टेप वज़न डालते जा रहे हैं, है ना। आपने उसके अंदर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 400 ग्राम जो भी आपने डाल दिया, वायर लंब रहा है, एक इलास्टिक लिमिट तक पहुँचे आप, वज़न कम करोगे तो वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज़ रिगेन कर सकते हो। मगर आपको चुलाई बोले नहीं, बोले भैया मैं तो और डाल के देखूँगा वज़न, है ना। मैंने मान लो 500 ग्राम ऐसा था कि उसकी इलास्टिक लिमिट थी, है ना। जब उसके अंदर 500 ग्राम वेट जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, तब तक स्ट्रेस जनरेट होता है, तब तक के वो भाई सही है। तुमने और 100 ग्राम का वज़न डाले, वायर और लंब गया, एक काम कर, बोले पूरा वज़न हटा कर देख, तो वायर पुराने पोजीशन पे वापस नहीं आता, वायर की ओरिजिनल लेंथ आपको नहीं मिलती। अब एक काम करो, जो निकाले थे वज़न वापस डाल दो, तो बोले वापस लंब गया। कितना वज़न हो गया? 600 ग्राम। अब एक काम करते, 100 ग्राम का वज़न और डाल के देख, तो वायर और लंब गया, है ना। और अब और वायर तो लंबा, स्ट्रेस भी बढ़ गया, है ना। मगर जैसे ही मैं देखा कि वहाँ पर वो बोलते हैं बस टूटने की कागार पे आ रहा, वो है कि नहीं। अब मैं मालूम है ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हल्का सा और बढ़ा दूँ तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। मगर तुमने बोले नहीं और डाल के देखते अपन, तुमने और वज़न डाल के देखे, उसमें 50 ग्राम ही डाल के रख दिया आपने मान लो, तो भाई कट 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 कर गया, टूट गया, है ना। तो भाई ये बस उसी खेल को पूरा ग्राफ में बताया हुआ है। अब एग्ज़ाम में तुम्हारे को बोर्ड तो देना नहीं है, तुम्हारे को नीट में ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तुमको एग्जैक्ट ये ग्राफ पूछ सकता है कि ये 3-4 ग्राफ देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ है जो सही तरह से डिपिक्ट करता है, सिचुएशन को बताता है आपके बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। तो बस वो ग्राफ का शेप याद रखना है आपको उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि आपको नाम दे देगा कि ब्रेकिंग पॉइंट इसमें से कौन सा है, या फिर आपका जैसा कि कौन सा था वो यील्ड पॉइंट कौन सा है इसमें, ABCDE ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। तो आपको पता लगाना रहेगा कि यील्ड पॉइंट कौन सा है, या फिर आपको पॉइंट दे देगा कि बोले भैया ये पॉइंट C क्या है, आपको ऑप्शन में देगा यील्ड पॉइंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट भी बोला जाता है, या इलास्टिक लिमिट है, क्या है ये आपको पहचानना रहेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप प्योरली ग्राफ पर फोकस करोगे तो आप इजीली उसके क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, है ना। और उसमें कुछ खास टेंशन नहीं है। हाँ, बस अगर ऐसा है तुम 11th के अगर थोड़ा टेस्ट को सीरियसली लोग, एग्ज़ाम्स को अगर कॉलेज में जो होता है तो उसमें तुमको ये सब इतना लिखना पड़ेगा और मालूम है कितना सीरियसली लेते तुम। ये हो गया। चलिए अब असल खेल है, असली चीज़ बोलते हैं जो मगज है पूरे इसका, जिस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं 90%, वो है इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई the ratio of stress to strain is called as elastic moduli. The ratio of stress to strain is called as elastic moduli. स्ट्रेस टू स्ट्रेन के रेशियो को आप कहते हैं इलास्टिक मॉड्यूलाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे आपने नहीं देखा अभी थोड़ी देर पहले वो हुक्स लॉ में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन। आप स्ट्रेन को इधर ला लो, वो E क्या था? इलास्टिक मॉड्यूलाई था ना। अब इसका SI यूनिट क्या रहेगा? SI यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का रहेगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, जो है स्ट्रेस का है। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। डायमेंशन रहेगा आपका m1l-1 t-2। टाइप्स, हाँ अब असल चालू हो रहा, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ही वाला है। अगर मान लो कि जैसे मैंने कहा 90% इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं
और तीनों में अगर 90% किस पार्ट पे आता है, किस टाइप पे क्वेश्चन आता है, तो पहला वाला यंग्स मॉड्यूलस सबसे पहला। कुछ बोल रहे बेटा? नहीं ना, ठीक है। मुझे लगा आपको मालूम है, आप बोल रहे सर ये यंग्स मॉड्यूलस रहेगा। यंग्स मॉड्यूलस जिसको आप कैपिटल वाई से इंडिकेट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस एनसीईआरटी में इसको क्या बोला गया है? बल्क मॉड्यूलस ही बोला है ना, बल्क मॉड्यूलस, जिसको जनरली कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और जिसका सिंबल है ये ईटा, NeO, ईटा। एन को ऐसी दुमची लगी हुई है, ईटा। आया समझ में? ये तीन टाइप्स, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब एक काम करो, सिर्फ नज़र डालो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर, स्ट्रेस के टाइप्स और स्ट्रेन के टाइप्स। चलो एक बार नज़र मारो उसके ऊपर, देखो अच्छे से। स्ट्रेस के तीनों टाइप्स, स्ट्रेन के तीनों टाइप्स। स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप है? पहले लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन का लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। अब देखो कितना आसान है ये। सबसे पहले बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस क्या है? द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल stress to longitudinal strain is called as Young's modulus. The ratio of longitudinal stress to longitudinal strain, इसे हम लोग क्या कहते हैं? Young's modulus कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसा? y equals to longitudinal stress upon longitudinal strain। longitudinal stress का फॉर्मूला क्या था? F upon A। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा L upon L। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। आपको एक और बात याद होगी, F को आपने mg लिखा था और A को पाई आर स्क्वायर भी लिखा था आपने, तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज आपका यंग्स मॉड्यूलस। कौन बताएगा फिर अगला? बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? कौन है वो टैलेंटेड इंसान? सेम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था, और ये क्या आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्क मॉड्यूलस। यहाँ लिख देता हूँ मैं।
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन is called as bulk modulus, is called as bulk modulus. K equals to volume stress upon volume strain implies, नीचे लिखना, ये बात नीचे लिखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, K इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस कितना होता है यहाँ पर, इंक्रीजिंग प्रेशर डेल्टा P, ये रहता है माइनस डेल्टा V अपॉन V, यानी ये हो जाएगा माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, ये रहेगा बल्क मॉड्यूलस। इधर का हो गया, ऊपर का इलास्टिक मॉड्यूला वाला पार्ट। नोट, द रेशियो ऑफ, sorry, the reciprocal of bulk modulus is called as compressibility. The reciprocal of bulk modulus is called as compressibility. बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ये बॉडी कितना कंप्रेस हो सकती है। हो गया ये वाला। तीसरा, द रेशियो, अच्छा वो तो हेडिंग नहीं दिया मैंने, शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, द रेशियो ऑफ shearing stress to shearing strain is called as modulus of rigidity, is called as modulus of rigidity. तो eta is equals to shearing stress upon shearing strain, therefore eta equals to क्या हो जाएगा, shearing stress का क्या है, F upon A और ये है X upon H, therefore eta is equals to F into H upon A into X, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं F अपॉन A इंटू टेन थीटा। A तो नीचे चला जाएगा, X अपॉन H को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा। तो 90% आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी पार्ट पे आपको मिलेंगे। ओके, आज इतना ही लेता हूं मैं।
कल इसके अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, इसके न्यूमेरिकल्स और इंशाल्लाह आगे का टॉपिक भी। और अभी हमारा दूसरा काम जो है इम्पोर्टेंट काम वो कर लेते हैं।